बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ 10th केमिस्ट्री और हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड मॉडल पेपर्स 2022। जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड में 2022 से ऑनवर्ड एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स होंगे। दैट्स वाई फेडरल बोर्ड ने हर सब्जेक्ट के लिए 3 मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए थे 2022 एग्जाम्स से पहले। ठीक है, अब फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आपको वही मॉडल पेपर्स नज़र आएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बी ईयर्स में उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जो है वो पेपर सेट किया जाएगा। ठीक है, इन मॉडल पेपर से स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है कि कितने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे या सिंपल आएंगे या नॉलेज बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर्स आप सब के लिए करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का मॉडल पेपर नंबर 1 और इसमें हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए मींस के एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास स्टूडेंट्स टोटल 15 क्वेश्चंस में हैं सेक्शन बी में। ठीक है, 15 में से आपने 11 को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, 4 मार्क्स की आपके पास चॉइस है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लिविस एसिड और बेस। ठीक है, आपने ये चीज़ भी देखनी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं होते शॉर्ट क्वेश्चंस में, बहुत छोटे छोटे 3-4 लाइंस में आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपने देखें एल्यूमिनियम का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एक्ट करेगा, सो ये लिविस एसिड होगा। ठीक है, एक एक लाइन में आपने रीज़न लिख देनी है। और ये इसमें एथेनॉल में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स हैं डोनेट करने के लिए, सो ये लिविस एसिड एक्ट सॉरी बेस एक्ट करेगा, और इसके पास साइनाइड है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल एक एक लाइन में आंसर तीनों का लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल मेड इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पहले चैप्टर में डिटेल से जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें इसमें से ये बहुत पास्ट पेपर्स में से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंडीशंस लिखनी है कि जब आपने पहले इक्वेशन बी लिखनी है। ठीक है, जो सोल्यूशन यहाँ पर इन्होंने दिया है उसमें स्टूडेंट्स इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है कि भाई हम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे और जल्दी से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई इक्वेशन नहीं लिखी, लेकिन आपको इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, साथ आपने बताना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसको मैंशन करना है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे आप कह लें कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है, व्हाट इज इट्स पीएच। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको बेस दी होती है, ये देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी पीएच फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि पीओएच फाइंड आउट करना है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, और फिर जो है वो आपने जो आपके पास होता है कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो अब आप पी एच फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपने नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन से पी एच फाइंड आउट कर लिया है, तो 14 माइनस पी ओ एच, तो आपके पास पी एच का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है सोल्यूशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सही है, तो इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कुछ अजीब सा इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है, तो आपने सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ये देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, हाउ इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सॉल्वे प्रोसेस। ठीक हो गया, तो स्लैग्ड लाइम बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये देखें, और ये आपने सिंपल बताना है कि पहले हमने लाइमस्टोन को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और फिर इक्वल अमाउंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की मिक्स करेंगे तो स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। इक्वेशंस लिखनी है मस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा, देखें ये कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। अब स्टूडेंट्स कहें कि बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम एंड फार्मूलाज ऑफ द 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स 3 नाम लिख देने हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। ठीक है, उनके फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं।
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था नेम एंड फार्मूलाज। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द आयन एक्सचेंज मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर का आपको गेस्ट पेपर में भी बताया है कि ये टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, यानी हार्ड वाटर क्या होता है, उसकी टेम्परेरी हार्डनेस और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के मेथड्स। ठीक है, तो अब ये देखें आयन एक्सचेंज मेथड पूछ लिया है, तो इसको आपने प्रॉपरली जो है वो लिखना है। ठीक है, ये देखें प्रॉपर्ली इसमें जो आइंस इक्वेशंस आ रही हैं वो भी आपने लिखनी है। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर। अब ये देखें आपको केसी का बार बार ऑब्जेक्टिव में भी बड़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है, भाई केसी का एक्सप्रेशन लिखें, केसी का एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है, तो आप केसी का एक्सप्रेशन बड़ी ईजीली लिख सकते हैं। तो केसी का एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे और अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, ठीक है, जैसे ये NH3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्यूब। ठीक है, तो अब आपके पास कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इनको पुट करें तो आपके पास केसी की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा आपने इसके यूनिट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब यूनिट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हैं और रिएक्टेंट्स के 4 हैं, तो 2 आपस में से कैंसिल हो जाएंगे और फिर जो है डिनोमिनेटर में जो है 2 रह जाएंगे ना, मोल्स स्क्वायर पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसको जब आप नंबरेटर में लेके जाएंगे तो ये पर मोल स्क्वायर हो जाएगा और डीएम 6 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी ये फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इजी सा था और सिंपल सा था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट बनाने के आपने 5 मेथड्स बड़े इजीली उनकी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, 2 इन्होंने पूछ लिए हैं तो वो आप बैलेंस इक्वेशंस लिख दें। ठीक है, जैसे कि बस यहाँ पर लिखी हुई देखें 3 नंबर पूरे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट दी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। अब एन हेप्टेन आपको मतलब वो नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अल्कीन और अल्काइंस वगैरह का लिखना सिखाया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा वो जो फंक्शनल ग्रुप्स में आपको बताया हुआ है कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप्स के अगर कोई 1 कार्बन एथेनॉल होगा, अल्कोहल होगा, या 2 कार्बन अल्कोहल होगा, या 3 कार्बन, तो उसको कैसे लिखना है, तो या एल्डिहाइड होगा। तो ये आपने वहाँ पर प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इजीली ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हैं, तो आपको कुछ भी जो है वो बनाने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे कि अगर वो कंडेंस्ड फार्मूला लिख देंगे ना तो उनके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स अगर एन हेप्टेन को इस तरह लिख दें कि CH3CH2 यानी 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही कार्बन है और मतलब हाइड्रोजन पूरे हैं, हेप्टेन ही है ये, लेकिन ये कंडेंस्ड फार्मूला है। ठीक है, तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ये ठीक, लेकिन ये कंडेंस्ड है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो ओपन करके सारे बॉन्ड्स शो करने हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है कि स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा है या कंडेंस्ड फार्मूला पूछा है। ठीक है, अब ये मेथेनोइक एसिड है, इसको भी ओपन करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखें यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा हुआ है। ठीक हो गया, आपने दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और प्रॉपरली जो है वो इनके स्ट्रक्चर्स कोई भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर ड्रॉ करके तो उसको आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा राइट 2 मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, सिंपल यानी आपने अल्केन अल्काइन की प्रिपरेशंस के मेथड्स पढ़े हुए हैं। अब प्रोपेन आपके पास 3 कार्बन अल्केन है। ठीक है, तो ये आपने मेथड्स पढ़े हुए हैं, तो आप इसके दोनों मेथड्स लिखें, एक हाइड्रोजिनेशन था, ठीक है, और एक रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें किस तरीके से ये हाइड्रोजिनेशन है, मींस के अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो अल्कीन्स बनेंगी और फिर अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो अल्केन्स बनेंगे। ठीक हो गया, और दूसरा मेथड जो है वो रिडक्शन का है। और साथ एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर ये चीज़ भी गिवन है कि आपके पास जो हाइड्रोजिनेशन में एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम निकल की जगह प्लैटिनम और प्लैडियम यूज़ करेंगे तो हमें रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप नोट की हेडिंग लिख के नोट, ठीक है, तो आप इसको भी मेंशन करें।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेन एंड इथीन यूजिंग अ केमिकल टेस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना बिटवीन टू जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिए होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स दिए होंगे, तो उनको जब डिफरेंशिएट करना होता है तो आपने कोई टेस्ट लिखना होता है, टेस्ट, ठीक है। वो केमिकल टेस्ट क्या होता है कि देखने से आप समझो कि आप लैब में खड़े हुए हैं और आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको देखने से पता चल रहा है कि अच्छा आपने जैसे ही रिएक्शन किया तो या तो सोल्यूशन का कलर चेंज आया होगा, ठीक है, या गैस इवॉल्व हुई होगी, या प्रेसिपिटेट्स बने होंगे, या सॉल्युबिलिटी हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा। मीन्स कि आपकी आईज से वो जो भी ऑब्जर्वेशन है वो डिटेक्ट हो सके, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवन कि उनके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते वो सेकेंड ईयर में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। उनसे कहा जाता है कि इथेन और इथीन में डिफरेंस बताएं, तो वो कहते हैं कि इथेन में क्या होता है कि 2 कार्बन्स के दरमियान में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, और इथीन में जो है उनके दरमियान में जो है ना डबल बॉन्ड होता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 2 बीकर्स में आपके पास एक में इथेन पड़ा हुआ है और एक में इथीन पड़ा हुआ है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, चलें वैसे तो ये गैशियस फॉर्म है लेकिन इनको हमने लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है, तो आपको देखने से कैसे पता चलेगा, दोनों कलरलेस हैं, दोनों को देखने से कैसे पता चलेगा। अब इसमें यह है कि हमने कोई ना कोई केमिकल डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे पिंक पर्पलिश से कलर का हम डालेंगे इसमें KMnO4, ठीक है। KMnO4 दोनों में डालेंगे, तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होकर ये कलरलेस हो जाएगा, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो उसमें KMnO4 की वजह से पूरा सोल्यूशन जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसको बायर्स टेस्ट से जो है हम कर सकते हैं। इसका नाम भी आपने याद रखना है, इसकी केमिकल इक्वेशन भी आपने पूरी लिखनी है। लिखा है कि इथीन या इथाइलिन से ये कलरलेस सोल्यूशन आपके पास 1,2 डायोल बन जाएगा, लेकिन इथेन ये रिएक्शन नहीं परफॉर्म करता। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको गेस्ट पेपर में भी बताया है कि चैप्टर 12 में से आपने 12 इक्वेशंस जो हैं बहुत अच्छे से उनको आपको आनी चाहिए, प्रिपरेशन और रिएक्शंस की, ठीक है। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशन और रिएक्शंस की 2 इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसमें से मस्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर आपने भूला या कोई भी रिएजेंट आपने मिस किया तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, फिर आप फुल मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये आपने वही जो उस चैप्टर 12 में 12 इक्वेशंस मैंने आपको याद करने के लिए कही हैं, उन्हीं 12 इक्वेशंस में से दोबारा ये देखें क्वेश्चन आ गया कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है उसमें क्लोरीन ऐड करें तो क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसी तरीके से क्लोरीन भी ऐड हो जाएगी, यानी एक बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे भी, फर्स्ट कार्बन पे भी और सेकंड कार्बन पे भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो आपके पास एक कंपाउंड आया उसमें एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल डालेंगे, फिर क्या होगा, एक और बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 4 जो है वो अटैच हो जाएंगे क्लोरीन एटम्स, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि इसमें से एक और बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले विसिनल डाइहैलाइड्स बने थे, फिर टेट्राहैलाइड्स बन गए। और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका इन्होंने नेम भी लिखा है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इजी सा है बिल्कुल। नेक्स्ट है डिस्कस वेज बाय विच द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी डिक्रीज। अब देखें आपको गेस्ट पेपर में भी बताया है कि ये जो आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, ये एसिड रेन, इनमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। अब ये देखें ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके अपने मेथड्स लिखने हैं, जो भी मेथड्स हैं, लेकिन बेस्ट वे है कि आप पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है लेकिन आप पैराग्राफ में नहीं लिखें, आप पॉइंट्स में लिखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, लिपिड्स, फैट्स और ऑयल्स, ठीक है। लिपिड्स, फैट्स और ऑयल्स को आपने ये देखें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं विद एग्जांपल, फिर फैट्स की डेफिनेशन, एग्जांपल, और ऑयल्स की डेफिनेशन और एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बी सेक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, क्लास 10th और मॉडल पेपर नंबर 1, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, सब कुछ इजी और सामने सामने से आया हुआ था, ठीक है। इवन के जो इक्वेशंस भी थी वो भी सामने सामने से आई हुई थी और 1 स्टेप इक्वेशंस ही थी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।